अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ गज़ल अशरफ अमान और मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। नाजरीन, जमात इस्लामी पाकिस्तान का क़याम 26 अगस्त 1941 यानी क़याम पाकिस्तान से कबल ही बरसग़ीर पाक व हिंद की सतह पर वजूद में आया। वक्त के मशहूर मारूफ मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपने दीगर साथियों के साथ जो है इसकी बुनियाद रखी। तारीख़ के झरोकों से मालूम होता है कि जमात इस्लामी क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में जमात इस्लामी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जमात इस्लामी हिंदुस्तान के नाम से और नेपाल, भूटान के अलावा दीगर ममालिक में भी कायम की गई। बिल्कुल, आज जमात इस्लामी का योम तासीस है यानी 26 अगस्त, लेकिन 80 साल पहले की जमात इस्लामी और मौजूदा जमात इस्लामी में काफ़ी ताख़ीर आ चुकी है। आज बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहनों में हैं कि आखिर क्यों नज़रियाती महाज पर सोशलिज़म, कम्युनिज़म और कैपिटलिज्म का मुकाबला करने वाली जमात इंतखाबात में कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पाती। बिल्कुल जी, और इससे जुड़े बहुत से सवालों के साथ आज हम बात करेंगे जनाब नसरुल्लाह रंधावा साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद है। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे काशिफ चौधरी साहब जो कि मरकजी तंजीमी ताजरान पाकिस्तान के सदर भी है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनाब नसरुल्लाह रंधावा साहब की जानिब आऊँगा। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी 80 साल पहले कायम की गई, आज की जमात इस्लामी में और उस वक्त की जमात इस्लामी में क्या फ़र्क था? 80 साल पहले सन 1941 लाहौर में ये 75 आदमियों से, इंसानों से शुरू होने वाली जमात अपने एक आफाकी पैगाम के साथ आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर मौजूद है। और जिस तरह मैंने कहा कि जमात इस्लामी का पैगाम आफाकी है, इससे मुराद जमात इस्लामी ना किसी मसलक की नुमाइंदगी करती है और ना ही जमात इस्लामी किसी इलाके की या किसी एक ख़ास हदूद के अंदर रहते हुए काम करती है, बल्कि एक आलमगीर दावत है जो ये कहती है कि कुरान और सुन्नत की दावत को लेकर उठो और पूरी दुनिया के ऊपर छा जाओ। तो इसके मिस्दाक जमात इस्लामी आज पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश के अंदर, बर्मा के अंदर और इसी तरीके से दुनिया के तकरीबन हर ममालिक के अंदर कहीं जमात इस्लामी अपने नाम से, कहीं भी दूसरे नाम से वो काम कर रही है। आज पाकिस्तान के अंदर भी जमात इस्लामी के लाखों मेंबरान हैं, जमात इस्लामी के 50,000 के करीब अरकान हैं और जमात इस्लामी इस्लाम पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के हर बड़े और छोटे और देहाती लेवल के अंदर मौजूद है। अच्छा, काशिफ चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि जमात इस्लामी के क़याम से लेकर अब तक मुसलसल एक तनकीद सामने आई है कि अगर आप लोग इक़्तिदार में आए तो सख्त इस्लामी निस्वास कायम कर देंगे, तो कितनी हकीकत है इस बात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि इस्लाम अमन का भी पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का भी पैगाम देता है और इस्लाम तरक्की का भी पैगाम देता है। ये तो 1400 साल पहले नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने वो निज़ाम अमलन कायम करके दिखाया कि आज भी बरतानिया और यूरोप के ममालिक के अंदर उमर लाज के निज़ाम नाम से पूरा रिफाई निज़ाम मौजूद है। रिफाई और फलाई निज़ाम का तसव्वुर ही इस्लाम ने दिया है और जमात इस्लामी तो उसी दावत को लेकर उठी है, उसी दावत को लेकर चल रही है। और ये जो तासर है ये दर हकीकत उन लोगों को फैलाया हुआ है कि जो इस्लाम से खौफजदा हैं, जो शायद एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो मादर पितर आज़ाद निज़ाम हो और इसलिए वो लोगों को डराते हैं। हालांकि इस्लाम तो तालीम का, सेहत का, रोज़गार का, छत का तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस्लाम ही वो निज़ाम है कि जिसके नतीजे के अंदर किसी रियासत के अंदर कोई भूखा नहीं सोता, कोई प्यासा नहीं रहता। और जब जमात इस्लामी इक़्तिदार के अंदर आएगी तो वो ऐसा निज़ाम लेके आएगी कि जिसके अंदर रियासत ज़िम्मेदार होगी हर चीज़ की। आज आप पाकिस्तान के अंदर देखें लोग किस बात पे परेशान हैं, लोग अपने बच्चों की तालीम से परेशान हैं और इस्लामी निज़ाम ये कहता है कि तालीम रियासत की जिम्मेदारी होगी। आज लोग अस्पतालों में जाते हैं, इलाज नहीं मिलता, तो इस्लामी रियासत के अंदर तो इलाज रियासत की जिम्मेदारी होती है, मुफ्त सेहत की सहूलतें देना रियासत की जिम्मेदारी। आज नौजवान पढ़ जाता है, उसको रोज़गार नहीं मिलता। आज अगर एक ख़ानदान है तो उसको छत नहीं मिलती। इस्लाम तो रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, इस्लाम छत भी देता है। और ये जो महंगाई है इसके हवाले से भी इस्लाम तो हर फर्द को बाइज़्ज़त जीने का रास्ता देता है। तो इसलिए ये तासर बिल्कुल गलत है कि अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार के अंदर आई
तो खुदा न खास्ता यहाँ पे हाथ कटे लोग होंगे या एक और अजीबो गरीब किस्म का फ़लसफ़ा माशरे में दिया जाता है। इस जमात इस्लामी इक़्तिदार के अंदर आई तो एक खुशहाल फलाही इस्लामी पाकिस्तान बनेगा। सबसे मेरा सवाल ये भी है कि अगर तारीख के अवराक कंगाल कर देखें तो पाकिस्तान बनने की मुखालिफत की थी जमात इस्लामी ने, बांग्लादेश बनने की मुखालिफत की थी, अब पाकिस्तान में जो नए सूबे बन रहे हैं उनकी भी मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये मुखालिफत की वजूहात क्या है? देखिए ये तासर भी शायद तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से अगर देखा जाए तो ये तासर भी दुरुस्त नहीं है कि जमात इस्लामी ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी। जमात इस्लामी क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद के अंदर पूरे तरीके से शामिल थी। अलबत्ता जमात तासर पाया जा रहा है कि मुखालिफत, देखिए ये तासर देने वाले तासर देते हैं। उस वक़्त उलमाए हिंद का या जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ था वो इस हद तक ज़रूर था कि इस रियासत को चलाने के लिए हमें कुछ तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत है और उसको तैयार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो जो जमात इस्लामी का या उलमा का मौक़िफ़ था वो आज तारीख़ ने सच साबित किया कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क़याम पाकिस्तान के बाद ये कहना पड़ा कि मेरी जेब में चंद खोटे सिक्के थे। और आज आप देख लें कि बानी पाकिस्तान के जो ख्वाबों की ताबीर थी वो तो इस पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या उस वक्त जो तहरीक चली उसका नारा स्लोगन क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरे लफ्ज़ों में वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम यहाँ नाफिज करना चाहते थे। लेकिन अमली तौर पर वो निज़ाम क्यों नाफिज नहीं हो सका? इसलिए कि तरबियत याफ्ता टीम मौजूद नहीं थी। फिर आप दूसरा तारीख़ का एक अलमिया देखें कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के साथ क्या किया गया। तो ये वो बात थी कि जिसको किसी और अंदाज से पेश किया जाता है। और रही दूसरी बात, जमात इस्लामी जो आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान की फ़ौज ने भी जिद्दोजहद की, पाकिस्तान की कौम ने भी जिद्दोजहद की और जमात इस्लामी ने वहाँ पर कुर्बानियाँ दी। और जब बांग्लादेश तस्लीम हो गया तो आज जमात इस्लामी बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी बांग्लादेश के नाम से काम कर रही है। बाकी रही सूबों की बात, तो हम ये बात कहते हैं कि सूबे इंतज़ामी बुनियादों पर तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन लिसानी बुनियादों पर सूबों के बनने के नतीजे के अंदर मुल्क के अंदर ये जो एक पहले ही पोलराइजेशन है मुख्तलिफ हवालों से, वो पोलराइजेशन बढ़ेगी। इंतज़ामी हवालों से जितनी आप तकसीम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पंजाबी, सिंधी, बलोच और इन बुनियादों के ऊपर तकसीम का अमल शुरू करेंगे तो फिर तो तकसीम दर तकसीम होती चले जाएगी। हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनाना है, एक पाकिस्तानी कौम बनाना है, सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तून, बलोची नहीं बनाना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूनिटी कायम रहे, एक पाकिस्तान का और पाकिस्तान के परचम से मोहब्बत का जो अंसर है वो कायम रहे। इंतज़ामी बुनियादों पर बैठकर बात की जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा नसरुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ जमात इस्लामी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सोशलिज्म की मुखालिफ है, दूसरी तरफ जमहूरियत की इल्मबरदार और तीसरी जानिब ज़ियाउल हक का साथ, क्या ये खुला तज़ाद नहीं? देखें, सोशलिज्म और कम्युनिज़म की अगर आप पूरी तारीख़ पढ़ें तो ना सिर्फ ये कि जमात इस्लामी ने उसकी मुखालफत की, बल्कि जमात इस्लामी ने पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त जो एक बढ़ते हुए सोवियत यूनियन के इस्लाम मुखालिफ कम्युनिस्ट जो नज़रियात थे उसका मुकाबला हर महाज के ऊपर किया। नज़रियाती महाज भी था जिसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, दूसरे अवाम के अंदर जाकर जो उसके नुकसानात थे उससे आगाह किया गया। इस तरीके से फिर पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट सेमिनार और वर्कशॉप के ज़रिए बताया गया कि ये दुनिया के लिए कितना ख़तरनाक है। वक्त ने फिर ये साबित किया कि ये कम्युनिज़म और सोशलिज़म इंसानियत के ख़िलाफ़ है और वो आखिरकार इस दुनिया से सोवियत यूनियन का वजूद ही ख़त्म हो गया और उसके साथ ही कम्युनिस्ट भी तहलील हो गया, हवा में कहीं आज कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद आपने बताया कि जनरल ज़िया के साथ उनके साथ देखें, एक उस ख़ास वक्त तक जिस वक्त सोवियत यूनियन के साथ पाकिस्तान का मुकाबला था और वो सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर चुका था और उसका वाज़े और जो अनाउंस्ड एजेंडा था वो गर्म पानियों तक पहुँचने का था, जिसका वाहिद रास्ता बलूचिस्तान से होकर ही हमारे पाकिस्तान के समुद्रों तक जाता था। तो उसका रास्ता रोकने के लिए उस वक्त एक कौमी यकजहती की ज़रूरत थी। तो जमात इस्लामी ने इस बुनियाद के ऊपर एक कौमी पूरी कौम को इकट्ठा किया और सोवियत यूनियन का मुकाबला किया। तो इसलिए इसमें किसी भी ये जो हमारी पॉलिसी है तो इसकी अगर आप तसलसल के अंदर आप देखें तो कहीं भी तजाद नहीं है। लेकिन अगर क़याम पाकिस्तान के वक्त की बात की जाए तो उस वक्त जमात इस्लामी खड़ी थी कायद आज़म के साथ, उसके बाद आप लोगों ने साथ दिया फातिमा जिन्ना का, लेकिन आप तो खिलाफ ही मुँह से सियासत के, तो फिर फातिमा जिन्ना का साथ क्यों दिया उस वक्त? देखिए, जब पाकिस्तान बना
तो कुछ बात तो काशिफ भाई ने कर दी है, तो फ़ौरन बात बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जमात इस्लामी के अमीर मौलाना अबुल आला मौदूदी को इस बात की ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो न सिर्फ रियासत के मुख्तलिफ़ आर्गन को बल्कि आवाम को भी एक इस्लामी निज़ाम के क्या खदोखाल हैं, वो इस्लामी निज़ाम के खदोखाल तालीम के अंदर, वो इस्लामी निज़ाम के खदोखाल मईशत के अंदर, वो हेल्थ के अंदर, वो पॉलिटिक्स के अंदर आप सारे बताएं। और इसीलिए रेडियो पाकिस्तान पर आकर उनकी मुसलसल प्रोग्राम होते रहे क़ायद आज़म साहब की, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हदायत के ऊपर। तो ये था उस वक्त तक का। जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रुखसत हो गए, बहुत ही पाकिस्तान की एक बदकिस्मत थी कि बहुत जल्द बानी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गए, तो बहुत जल्द अयूब खान की शक्ल के अंदर इस कौम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की गई और पाकिस्तान का जो एक उभरती हुई एक मईशत और एक उभरती हुई ताकत थी दुनिया के अंदर, उसको रास्ते में ब्रेकें लग गई। वो सरासर एक डिक्टेटरशिप थी, बुनियादी हकूक़ सारे मुअत्तल हो गए, सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लग गई और इसी तरीके से पूरी कौम के अंदर जो एक जमहूरियत जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था उसका रास्ता रुका गया। तो उस जमहूरियत को बहाल करने के लिए, आइन और कानून को बहाल करने के लिए जमात इस्लामी ने उस वक्त तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हमने डिक्टेटरशिप का मुकाबला करना है, कि जिसके नतीजे में आखिर ये पाकिस्तान दो लख्त हो गया। ये हमें सबको भूलनी नहीं चाहिए ये बात कि डिक्टेटरशिप के दौरान ही पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान हुए हैं, और उस वक्त जो पाकिस्तान जो एक दुनिया के अंदर एक नई रियासत बना था, जब वो टूटा, जब वो ख़त्म हुई एक रियासत, दो टोटे हुई उस रियासत, तो इसी डिक्टेटरशिप की शक्ल में हुई। तो उसका मुकाबला करने के लिए दरअसल फातिमा जिन्ना का जमात ने साथ दिया था। अच्छा काशिफ साहब, आप इस पर क्या कमेंट्स देंगे? मेरे ख्याल है इसके ऊपर कमेंट्स तो आ गए हैं, और बानी पाकिस्तान की बहन का अगर साथ ना दिया जाता, जो मोहसिन पाकिस्तान भी थे, जो पाकिस्तान को बनाने वाले भी थे, और उनके मुकाबले में आमरों का साथ देना, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क के साथ भी एक ज़्यादती होती। तो इसलिए पाकिस्तान जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान के क़याम के लिए जमात इस्लामी ने उस वक्त फातिमा जिन्ना का साथ दिया। अगर बात की जाए 1965 के इंतखाबात की, तो जमात इस्लामी तो दावती एक जमात थी, दावत से काम कर रही थी और एक तहरीक थी नसीहती तौर पर। लेकिन क्या मजबूरियत थी कि आप लोगों ने जो है 1965 के इंतखाबात में फिर बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल इख्तियार की और अपने इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो ये क्या मजबूरियत थी उस वक्त? देखिए, माशरे को फलाही बनाने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि इक़्तिदार और इख्तियार वो उन लोगों के हाथ के अंदर हो कि जो ईमानदार हों, उन लोगों के हाथ में हो जो अल्लाह से डरने वाले हों। और आज पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप इस 74 साल के अगर पाकिस्तान को देखें तो ये पाकिस्तान क्यों आज अपने एजेंडे से हट चुका है, इसलिए कि यहाँ पर अल्लाह से डरने वाली क़यादत नहीं आई। और जमात इस्लामी के प्रोग्राम का ये बुनियादी नुक्ता है कि यहाँ पर हम इक़्तिदार को तब्दील करके, ज़माम कार और इख्तियार को तब्दील करके ऐसे लोगों को लेकर आएँ कि जो साले हों, जो अल्लाह से डरने वाले हों, और उसके नतीजे के अंदर आवाम को डिलीवर हो सके। और उसकी एक बड़ी मिसाल ये मौजूद है कि जमात इस्लामी के 150 से ज़ायद सेनेटर, मेंबरान कौमी असम्बली, वज़रा, यहाँ तक कि 2 दफ़ा कराची जैसे शहर के मेयर रहे, लेकिन जमात इस्लामी के किसी फ़र्द के ऊपर इखलाकी और माली करप्शन का कोई दाग मौजूद नहीं है। किसी पानामा लीक में, किसी नैब की लिस्टों में, किसी और आने वाली लिस्टों के अंदर जमात इस्लामी के किसी फ़र्द का नाम नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? इसलिए कि जमात इस्लामी ने अपने तरबियती निज़ाम के ज़रिए अपने अफराद की तरबियत की, और जब वो इख्तियार और इक़्तिदार के मनसब तक पहुँचे तो उन्होंने लोगों के मसाइल को हल किया, ना कि अपनी ज़ाती जायदादों को बढ़ाया। तो इसलिए इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जमात इस्लामी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेती है, और एक जमहूरी जमात होने के नाते जमात इस्लामी इंतखाबात में हिस्सा लेती है। और यहाँ मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद जमहूरी जमात जमात इस्लामी है। बाकी तो सारी जमातें कोई मौरूसियत पर यकीन रखती है, कोई विरासत पर यकीन रखती है, और कोई जो है वो इस पर यकीन रखती है कि वसीयत लिखी जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासी जमातें चलती हैं। वाहिद जमात इस्लामी है जिसके अंदर निचली सतह से लेकर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान तक बाकायदगी से इंतखाबात होते हैं, और अरकान जमात और जमात के कारकुनान वो जिसको चाहते हैं अपना अमीर मुंतखब करते हैं। इसी तसलसल के नतीजे में आप देखें, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के बाद मियाँ तुफैल मोहम्मद अमीर बने, जिनका कोई रिश्ता और तल्लक
मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के साथ नहीं था। बेशक। उनके बाद काजी हुसैन अहमद बने, उनके बाद सैयद मुनव्वर हसन बने और आज सिराजुल हक मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये जमहूरियत का नतीजा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जमात इस्लामी का जमहूरी कल्चर है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपनी जमातों के अंदर भी इस जमहूरी कल्चर को इख्तियार करना चाहिए ताकि इस मुल्क का निज़ाम दुरुस्त हो सके। लेकिन चौधरी साहब, अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर आप लोगों ने बांग्लादेश नामंजूर के जो है वो नारे लगाए थे। पाकिस्तान ने तो तस्लीम कर लिया है बांग्लादेश को, लेकिन अभी तक वहाँ पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियां दी जा रही है। क्या मिला इन सबसे आपको? देखिए, बुनियादी तौर पर तकसीम हिंद का जो फार्मूला था उसके तहत बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, और इसी तरीके से आज भी। लेकिन दरमियान में तो 16 किलोमीटर है पाकिस्तान देखिए, बांग्ला के देखिए, दरमियान। आज भी तहरीक वहाँ पर इंडिया की जानिब से हो रही मैं थी। यही बात मुकम्मल करना चाहता हूँ कि आज भी तकसीम हिंद के उस एजेंडे पर अमल नहीं हुआ। आज भी मकबूजा कश्मीर वो हिंदुस्तान के कब्जे के अंदर है। बेशक। उस फार्मूले के तहत मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। मुस्लिम अक्सरियती आबादी के इलाके वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने थे। ये तो अलग बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने और उस वक्त तकसीम करने वालों ने एक ऐसा नक्शा बनाया कि उनके जहन के अंदर मुस्तकबिल का एजेंडा था कि पाकिस्तान की रियासत को कैसे दो टुकड़े करना है और कैसे इसको कमज़ोर करना है। और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान बनने के कुछ अरसा बाद ही इस मुल्क के नाकबत अंदेश सियासतदानों ने इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वालों के उन अपने ज़ाती मकासद के लिए काम करने के नतीजे में बांग्लादेश बना। और इसीलिए जमात इस्लामी ने फौरी तौर पर बांग्लादेश को तस्लीम नहीं, बल्कि उस जद्दोजहद के अंदर जहां अफवाज पाकिस्तान बांग्लादेश में लड़ रही थी, वहां पर जमात इस्लामी के कारकुनान अल-बदर और अल-शम्स की शक्ल के अंदर कुर्बानियां दे रहे थे। वहां पर हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, और हमने उस वक्त इसीलिए जब उसके बाद जब बांग्लादेश को सरकारी सतह पर तस्लीम कर लिया गया, तो जमात इस्लामी बांग्लादेश में अपने अलग नाम से काम करती रही। और फिर जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के इंतखाबात में हिस्सा लिया। मुतअद्दिद दफ़ा वहाँ पर जमात इस्लामी के लोग पार्लियामेंट में आए, वजीर बने। लेकिन ये तारीख का एक अलमिया है कि पाकिस्तान की बुका की जिद्दोजहद करने वाले, पाकिस्तान की सालमियत के लिए लड़ने वालों को आज बांग्लादेश में फांसियां दी जाती हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे इस पर खामोश रहते हैं और मैनी खेज तरीके से चुप रहते हैं। और उन लोगों को फांसियां दी जा रही हैं जिन्होंने उस वक्त बांग्लादेश के बचाने की जिद्दोजहद में, और फिर उसके बाद जब बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश की तरक्की के लिए वहाँ पर वो हुकूमतों के अंदर रहे, वहाँ जिद्दोजहद करते रहे। तो ये बांग्लादेश की हुकूमत के लिए भी एक सोचने की बात है कि आखिर क्यों वहाँ के मुहिब्बे वतन लोगों को कि जो बांग्लादेश की तरक्की के लिए आज काम करें, उनको फांसियां दी जा रही हैं। और रियासत पाकिस्तान के लिए भी सोचने की बात है कि उस वक्त पाकिस्तान की बुका की जंग लड़ने वालों को अगर आज वहाँ फांसियां दी जाएं और पाकिस्तान ना बोले, तो मैं फिर ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज कबाइल को, आज बलूचिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए, पाकिस्तान से जोड़े रखने के लिए, जो आज अफवाज पाकिस्तान के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो कल उनका के साथ क्या सलूक किया जाएगा। आज जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की बुका की कश्मीरी जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ना करे कश्मीर के आज कई फार्मूलों की बात होती है, तो आप पाकिस्तान की जिद्दोजहद करने वाले उन कश्मीरियों के साथ फिर रियासत पाकिस्तान क्या ऐसे ही बेवफाई करेगी? तो फिर तो रियासत के लिए कोई रियासत के साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जमात इस्लामी ने पीटीएम का साथ क्यों नहीं दिया? पीटीएम का साथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या दीगर इक़्तिदार की ऐवानों की और इक़्तिदार की भूल भलियों की के लिए परेशान हाल जमातें हों, ये सारे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनका एजेंडा एक है, इनके अहदाफ एक हैं। ये एक ही खारजा पॉलिसी, एक ही दाखिला पॉलिसी और इस्लाम के हवाले से और रियासत के निज़ाम के हवाले से एक ही पॉलिसी रखते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के अंदर है और इक़्तिदार के अंदर बुरे तरीके से नाकाम है, आज महंगाई की सूरत हाल देख लीजिए, आप आज डिलीवरेंस की सूरत हाल देख लीजिए। कल वज़ीर आज़म साहब पंजाब के अंदर गए और वज़ीर आज़म साहब अपने 62% सूबे के वज़ीर आला के हवाले से परेशान थे कि उसकी कारकर्दगी आवाम को क्यों नज़र नहीं आती। और फिर कारकर्दगी ऐसे बनाई गई कि कल के दिन में वज़ीर आज़म साहब गए तो पंजाब के मुतअद्दिद अज़ला के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिए गए कि शायद इसके नतीजे में महंगाई कम होगी, शायद इसके नतीजे में अमन कायम होगा, तामीर तरक्की का सफ़र शुरू होगा। तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं तो वो ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती है।
तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पाकिस्तान के अंदर वाहिद हल ये है कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम आए, यहाँ पर मुतबादल के तौर पर जमात इस्लामी मौजूद है और जमात इस्लामी इस कौम को एक मुतबादल क़यादत दे रही है। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर आप देखेंगे कि इन पार्टियों से मायूस होकर लोग, इन पार्टियों की कारकर्दगी से मायूस लोग वो जमात इस्लामी के दस्तोबाजू और वोटर बनेंगे और उसके नतीजे में ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। रंधावा साहब, आप क्या कहेंगे अगर इंतखाबात की बात की जाए, जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें जमात इस्लामी मुत्तहिदा मजलिस अमल का हिस्सा रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो अक्सरियत हासिल ना कर सकी, इसकी बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं, क्या है? 2018 के इलेक्शन के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये वो सवाल है जो सवाल तो असल में वोटर्स से होना चाहिए कि उसने जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं दिया। कि नहीं, अगर देखें पहले जहाँ पर ज़्यादा मतलब अक्सरियत जमीयत उलमा इस्लाम की थी, वहाँ पर भी जमात इस्लामी के जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं मिले। जहाँ पर जमीयत के उम्मीदवार खड़े थे वहाँ पर जमात इस्लामी के जो वोटर्स थे उन्होंने वोट नहीं दिए। अगर ये बेवफाई ही करनी थी तो फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल के क़याम का मकसद क्या था? मुत्तहिदा मजलिस अमल के क़याम का मकसद तो जो जितनी भी दीनी जमातें थीं और जो इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम को कायम करना चाहती थीं जमहूरी तरीके से, उनके एक प्लेटफार्म के तौर पर, एक प्लेटफार्म के ऊपर जद्दोजहद करके और इंतखाबी और जमहूरी ज़रिए से इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम की नफाज की राह को हमवार करना था। तो ये इसी बुनियाद के ऊपर हम उसके अंदर मुत्तहिदा मजलिस अमल के अंदर शामिल हुए। लेकिन हमें बात के अंदर एहसास हुआ कि वो सारी जमातें जो जिनका एक अपना पूरा जो प्लान बड़ा वाज़े ना हो, जिनकी मंजिल की तरफ उनका जो रुख है वो बिल्कुल सीधा ना हो, तो उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता। तो इसी बुनियाद पे अब जमात इस्लामी ने यह फ़ैसला किया है कि आइंदा हम हर इलेक्शन के अंदर अपने नाम के साथ, अपने परचम के साथ, अपने इंतखाबी निशान के ऊपर ही इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। और हमें बहुत तवक्को है इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात के अंदर अवाम इस बात का एहसास करेगी। जिस तरह हमने साबित किया जमात इस्लामी ने कि 3 दफ़ा कराची के अंदर हमारा मेयर रहा है, 2 दफ़ा अब्दुल-सत्तार अफ़गानी साहब रहे हैं और 1 दफ़ा नेमतुल्लाह खान साहब रहे हैं। और तीनों इस टेन्योर के अंदर कराची और पाकिस्तान और दुनिया ने ये देखा कि कराची के अंदर जिस तरह तरक्की हुई, एक रिकॉर्ड तरक्की थी। कराचियों का एक दफ़ा रोशनी को शहर और रुसल बिलाद और दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की करता हुआ शहर करार दिया जिस वक्त अब्दुल-सत्तार अफ़गानी साहब 2 दफ़ा मुसलसल मेयर रहे। दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप आया, दोबारा नेमतुल्लाह साहब आए तो कराची फिर तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। ये तारीख़ गवाह है। इसी तरीके से KPK के अंदर जिस वक्त भी हम हुकूमत का हिस्सा रहे, जो वजारतें हमारे पास हैं, आज सारे रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड बैंक इसका गवाह है, IMF इसका गवाह है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका गवाह है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी मोहर साबित की कि जमात इस्लामी के जो लोग वो हर करप्शन से पाक, जमात इस्लामी के लोग सादक और अमीन की हैसियत से जहाँ भी उन्होंने काम किया है उसकी मिसाल कायम की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कारकर्दगी को लोग सामने रखेंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी को कामयाब करेंगे। मैं आपको ये बताऊँ कि जमात इस्लामी, आपने कहा कि दावत और अफसर के सियासत के अंदर या इंतखाब के अंदर को हिस्सा लेते हैं। देखें, जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर तब्दीली चाहती है, एक इस्लामी पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक इसकी 50% आबादी यहाँ मर्दों की है और 50% आबादी औरतों की भी है। औरतों को उनको हकूक दिलवाने के लिए जो पूरी जद्दोजहद है और इस पूरे निज़ाम को तब्दील किस तरह से करना है, आइनी तरीके से, एलानिया तरीके से और जमहूरी तरीके से, यही सिर्फ हमारा रास्ता है। और हम ये समझते हैं कि अब जिस तरह बाकी सारी जमातें, उसमें PDM की जिस तरह आपने जिक्र किया है, PDM की भी सारी जमातों का उन्होंने दौर पीपल्स पार्टी का दौर देख लिया हुआ है और नून लीग के बहुत सारे अदवार उन्होंने देख लिए हुए हैं। इसी तरीके से ये PTI की भी तब्दीली खूब अच्छी तरह चख ली हुई है और आइंदा और जमात इस्लामी को भी जिस हद तक नुमाइंदगी जब गवर्नमेंट के अंदर मिली उनकी कारकर्दगी भी देखी है और जमात इस्लामी का दामन बिल्कुल साफ़ है। 250 के लगभग इसके पार्लियामेंटेरियन सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बलियों के अंदर या इस तरह मेयर और नाज़म के तौर पर रहे हैं। तो सारी कारकर्दगी हमारे सामने, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, अपने किरदार की बुनियाद के ऊपर, अपने इखलाक की बुनियाद के ऊपर अवाम के अंदर इंशाअल्लाह जाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। PDM के हवाले से बात की काशिफ चौधरी साहब ने, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ज़ियाउल हक का साथ दिया जमात इस्लामी ने, माजी में मुस्लिम लीग नून का साथ भी दिया, PTI के साथ भी आप लोगों का इत्तेहाद था, तो अभी PDM जब बनी तो अभी क्यों आप लोगों ने PTI के खिलाफ जो है बाहर नहीं निकले? क्या ये वही मोहब्बत का या जो इत्तेहाद था
KPM उसका शख्साना तो नहीं है। मैं जिस तरह पहले काश भाई ने भी बात की है, मैंने भी कहा है कि हम ये समझते हैं कि जो PDM के अंदर जितनी जमातें हैं उनका एक ही एजेंडा है, एक ही मंजिल है। गलती क्यों करती है? नहीं, मतलब एक एजेंडा है, एक ही एजेंडा है। उसी तरह वो जमात इस्लामी अपने तौर पर खालिस यानी अवाम की फलाह के लिए, इस मुल्क को कामयाब करने के लिए एजेंडे पे निकली है, ताकि जब किसी दूसरे के साथ जाएं तो हम अपने बुनियादी किसी भी अपने एजेंडे के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना कर सकें। तो लिहाजा हमने यही फैसला किया है कि अब खालिस्तन हम अपने ही एजेंडे के ऊपर और अपने निशान के ऊपर आगे जाना है। और आपने PDM की दोबारा बात की है, मैं पिछले 2 साल 3 साल के दौरान 10 वाक़यात गुना सकता हूँ कि जो भी अहम जब मामला आया पाकिस्तान की किसी पॉलिसी का, किसी तब्दीली का, चाहे वो सेनेट के अंदर हो, वो पार्लियामेंट के अंदर हो, वो किसी बिल को पास करने के लिए हो, वो किसी की एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी हो, वो सेनेट के चेयरमैन के कहीं इलेक्शन हो, हर जगह ये सारी जमातें जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर खड़ी नज़र आपको आईं और एक से आगे बढ़कर जो है ना उसी एजेंडे को की तकमील के लिए वो इकट्ठे थे। तो हम बहुत वाज़े जो एक जमहूरी हक है पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान को तरक्की करने का जो रास्ता है उसके लिए इंशाअल्लाह हम खुद आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने ही इस एजेंडे के साथ और अपने ही ज़ोर बाजू के अंदर इंशाअल्लाह अपने ही ज़ोर बाजू से इस मुल्क के अंदर जमहूरी तरीके से इंशाअल्लाह तब्दीली लाएंगे। वैसे आपने PTI और APDM की बात की, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि हकीकी तब्दीली पाकिस्तान को अपनी मंजिल की तरफ सिर्फ जमात इस्लामी लेकर जा सकती है। इसलिए हम इन सारी बैसाखियों को छोड़ते हुए और हम इन सारे इत्तेहादों की सियासत को छोड़ते हुए हम जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने प्लेटफार्म से मैदान के अंदर रहेगी और इस कौम की क़यादत करेगी और इस कौम को असल क़यादत मुहैया करेगी। लेकिन जी ना, तो हम हर इलेक्शन से पहले सुनते आए हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जमात इस्लामी किसी न किसी का सहारा लेकर और हमेशा से जो है धोखा खा जाती है। देखिए, मैंने यही कहा ना कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ज़रूरतें रहती हैं और जमात इस्लामी ने हमेशा कोशिश की कि कौमी ज़रूरत के मुताबिक भी बसा औक़ात फ़ैसले किए जाएँ, लेकिन उस कौमी ज़रूरत के तहत फ़ैसले करने के नतीजे के अंदर हमने कोशिश की कि मुल्क की सिमत को और मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत का फरीज़ा तो सर अंजाम दें, लेकिन हम समझते हैं कि उसके नतीजे के अंदर जमात इस्लामी को मुल्क के अंदर इंतखाबी मैदान के अंदर वो कामयाबी ना मिल सकी कि जिसका जो मतलूब थी। इसलिए जमात इस्लामी ने अब बिल्कुल वाज़े और दो टोक ये फ़ैसला किया है कि जमात इस्लामी अब इस मुल्क के अंदर मुतबादल क़यादत के तौर पर, और वो जो तब्दीली का नारा था जिसका मज़ा अब लोगों ने चख लिया है, तो अब हकीकी तब्दीली इस्लाम के ज़रिए आएगी और जमात इस्लामी के ज़रिए आएगी। अच्छा सर, मुझे ये बात बताइएगा कि हर कुदरती आफात में, हर मुश्किल वक्त में जमात इस्लामी ने पाकिस्तानियों का साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी हुकूमत कायम ना कर सके, क्या वजह आता है इसके पीछे? देखिए, जमात इस्लामी जहाँ पर जमहूरी, इस्लामी, तरक्की पसंद, तालीम याफ्ता जमात है, करप्शन से पाक जमात है, इसी तरीके से जमात इस्लामी खिदमत खल्क के मैदान के अंदर अपना एक तुरा इम्तियाज़ रखती है। जमात इस्लामी का फलाही नेटवर्क मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क है कि जो कुदरती आफात हों, जो यतीमों की कफ़ालत हो, जो साफ़ पानी के मनसूबे हों, जो सेहत की सहूलियात हों, उसके हवाले से पूरे मुकम्मल तरीके से काम कर रही है। लेकिन आपने भी बात की कि जी इंतखाबात के अंदर कामयाबी क्यों नहीं मिलती, तो मैं इसके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लाखों मसाजिद मौजूद हैं और हर मस्जिद के अंदर 5 वक्त अजान मुल्क के अंदर होती है, लेकिन अब मुअज्जिन अजान देता है और उस अजान के ऊपर हालांकि तमाम मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज है, कितने मुसलमान मसाजिद के अंदर जाते हैं ये मैं और आप बखूबी जानते हैं, लेकिन मुअज्जिन अपना काम देने से रुकता नहीं है, वो अजान देता है। तो इसी तरीके से जमात इस्लामी इस मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए अजान देने का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। अब सवाल इस कौम से है कि जब अहल लोग, दयानतदार लोग, करप्शन से पाक लोग, निज़ाम को बदलने वाले लोग, लोगों के लिए खुशहाली लाने वाले लोग, माशरे से महंगाई और बेरोज़गारी और बदअमनी ख़त्म करने वाली जमात मौजूद है, तो लोग फिर क्यों पार्टियों के, लोग फिर क्यों बिरादरियों के, लोग फिर क्यों लिसानी जमातों के, और लोग फिर क्यों मदारियों के तमाशे के अंदर आके इंतखाबात के वक़्त ऐसे लोगों को वोट देते हैं कि झोलियां भर भर के वोट देते हैं और फिर 5 साल झोलियां भर भर के बद्दुआएं देते हैं। पहले इक़्तिदार में लाते हैं और फिर इक़्तिदार से हटाने की मुहिम्मात चलाते हैं। तो इसलिए अब कौम को भी ये फैसला करना होगा, और मैं समझता हूँ कि अब कौम के अंदर ये शऊर आ रहा है कि हमें वोट की पर्ची का सही इस्तेमाल करना है।
अगर इंतखाबात के वक्त कौम वोट की पर्ची का सही इस्तेमाल कर ले तो फिर अपनी गलियां, अपनी स्ट्रीट लाइटें, अपने पानी के लिए कौम को MNAs और MPs के दरवाज़ों पर ना जाना पड़े, फिर थाने और पटवारी के लिए कौम को MNAs के दरवाज़ों को ना देखना पड़े, और फिर सेहत और तालीम के लिए और बेरोज़गारी और महंगाई के लिए मुजाहरे और एहतजाज ना करने पड़े। तो इंशाअल्लाह ये कौम अब बाशऊर हो रही है, वोट की पर्ची का सही इस्तेमाल करेगी तो उसके नतीजे के अंदर इस कौम की तकदीर भी अच्छा बदलेगी। सर, मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के हवाले से जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और नेटो और दुनिया भर की ताकतों का अफ़गानिस्तान से जाना ये मुसलमानों के लिए और आलम इस्लाम के लिए खुशाइंद है। हम ये समझते हैं कि तालिबान की हुकूमत जो दोबारा आई है, तालिबान की हुकूमत को पूरे तरीके से काम करने का मौका मिलना चाहिए और तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर डिलीवर करेगी, एक खुशहाल अफ़गानिस्तान बनाएगी, अफ़गानिस्तान में अमन कायम करेगी। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल अब इस वक्त हमारे सामने है कि अफ़गानिस्तान पूरा उन्होंने फ़तह कर लिया है बग़ैर किसी खून खराबे के, बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के। तो अब मैं समझता हूँ कि आलमी ताकतें कि जिन्होंने 20 साल क्लस्टर बम से लेकर हर तरह का हथियार भी वहाँ पर आजमाया, जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया की अफवाज वहाँ पर लाकर अपनी ताकत भी आजमाई, वो बुरे तरीके से वहाँ से पसपाई इख्तियार करके जा चुके हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि एक इस्लामी अफ़गानिस्तान वो दुनिया के अंदर भी और बिलखसूस इस खित्ते के अंदर भी इस खित्ते के इस्तेहकाम का ज़रिया भी बनेगा। और फिर बिलखसूस पाकिस्तान के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जो अफ़गानिस्तान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता था, अब एक इस्लामी अफ़गानिस्तान वो एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए भी की ज़मानत भी बनेगा और उसका ज़रिया भी बनेगा। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखें, अभी आप बिल्कुल एक चीज़ मेरिट पे ज़रा हम अपने सामने रखें अफ़गानिस्तान के हवाले से। 2001 को एक वहाँ हुकूमत कायम थी जिस हुकूमत को पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया हुआ था और सऊदी अरब ने तस्लीम किया हुआ था और UAE ने भी तस्लीम किया हुआ था और बाकी दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक उनके साथ सारे तल्लुकात उनके बहाल थे, तकरीबन हर लिहाज से तजारत और सारी चीज़ें हो रही थी। हुआ ये कि 2001 में अमेरिका की क़यादत में नाटो के इत्तेहाद के साथ और अमलन तकरीबन पूरी दुनिया ने उस अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ जो भी हुकूमत कायम थी उस हुकूमत को ख़त्म किया। उसके बाद 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल जो भी हथियार इस वक्त के लेटेस्ट थे वो सारे वहाँ पे उनके ऊपर इस्तेमाल किए गए, लेकिन आखिरकार उनको वहाँ से शिकस्त हुई। इस बात को मानना पड़ेगा। अभी छोड़ दें कौन था सामने, मैं तो ये कहता हूँ कि एक हुकूमत 2001 को 20 साल, कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जिस दिन ये पूरी दुनिया अमेरिका की क़यादत में लड़ने वाली ये कहे कि आज अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा कोई मद्दे मुकाबल या हमारे साथ लड़ने वाला नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मुसलसल जद्दोजहद की और आखिरकार 2012 से उनको ये एहसास हुआ कि हम इनको फतह नहीं कर सकते और उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर आके ख़ुद उनको दावत देनी शुरू की और फिर बहुत सारे लोगों को जेलों से निकाल के उन्होंने अपने सामने मुज़ाकरात के अंदर सामने बिठाया और फिर मुज़ाकरात के ऊपर भी दुनिया ये आज भी मानती है कि जब मैदान के अंदर हारे तो मुज़ाकरात की टेबल के अंदर भी ये अमेरिका और उसकी अमेरिका की क़यादत पे पूरी दुनिया उनके सामने हारी। अब 2021 में जब उन्होंने दोबारा वहाँ पे आकर कब्ज़ा कर लिया तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आज हम अफ़गानिस्तान की चूँकि बात की है कि इसके ऊपर 100 PhDs हो सकती हैं कि पूरी दुनिया बैठ के मिल के अफ़गानिस्तान को फतेह क्यों नहीं कर सकी। वो जो 2001 के अंदर जिन लोगों की हुकूमत थी उनको शिकस्त क्यों नहीं दे सकी और उनसे शिकस्त क्यों खा गई। ये जब के उन्होंने जंग भी लड़ ली, उनके साथ मुज़ाकरात भी कर लिए और फिर ये कहा कि 31 अगस्त 2021 को सारी फ़ौजें नाटो की अमेरिका समेत हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो फिर अब उनका हक है कि 31 अगस्त के बाद उनकी हुकूमत बने और दुनिया को पूरे होल हार्टेडली, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसे तस्लीम करना चाहिए असूली तौर के ऊपर। कि दुनिया के आप वियतनाम की तारीख जानते हैं, आप इस तरह से और बहुत से कंट्रीज़ की तारीख जानते हैं। जब उन्होंने शिकस्त खाई वहाँ से, जो भी वहाँ पे वो आए, तो उसके बाद वहाँ से जब शिकस्त हुई तो अब सभी दुनिया को मानते हैं। अब उसके बाद है कि उनका निज़ाम, उनका एक अपना निज़ाम है। आज अमेरिका को अगर कोई चैलेंज करे कि आपका निज़ाम तो ठीक नहीं है, आपने तो वहाँ किसी को ठीक तरह से आप हकूक़ नहीं दे रहे हैं, आप तो वहाँ किसी को, या आप UK को कह सकते हैं या आप जर्मनी को कह सकते हैं, अब उनका एक निज़ाम है
उन्होंने इस्लामी निज़ाम को अपना निज़ाम हुकूमत के तौर पर ऐलान किया है और उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि हम तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, ख़वातीन के हकूक़ के मैदान के अंदर, ख़वातीन की तालीम के मैदान के अंदर हम हर तरह की आज़ादी देंगे। और उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया के मुमालिक के साथ अच्छे तल्लुकात के कायम करेंगे और अपनी सरजमीन को किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को खुल के इस हुकूमत की हमायत करनी चाहिए और दुनिया को भी उनकी मदद करनी चाहिए। और जमात इस्लामी का यही मौक़िफ़ है कि ये मेरिट की बात है कि उनकी हुकूमत 2001 में ख़त्म हुई, 20 साल आपने जंग की, आप हार गए, वो दोबारा आए तो आप फिर उनको तस्लीम करें। बिल्कुल, लास्ट 2 मिनट काशिफ साहब क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से? मैं यौम तासीस जमात इस्लामी पाकिस्तान के हवाले से जो 80 साल जमात इस्लामी की जद्दोजहद को मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आइए, जमात इस्लामी के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। जमात इस्लामी पूरी कौम को वेलकम करती है कि आप आइए, दयानतदार जमात के अंदर शामिल हो जाएं और जमात इस्लामी के वोटर और सपोर्टर बनकर इस मुल्क में हकीकी तब्दीली की राह हमवार करें ताकि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही खुशहाल पाकिस्तान बन सके। रंधावा साहब, आप लास्ट में। हाँ, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं। मैं बिलाशुबा तकरीबन आधी दुनिया का मैंने विज़िट किया है। मैं एक तकरीबन सरकारी मैंने सर्विस की है। मैंने आखिरी मेरे 8 साल में हाईएस्ट बाइस तक में रहा हूँ और बहुत ममालिक के अंदर बहुत से मैंने उनके निज़ाम भी स्टडी किए हैं और लोगों को देखा ही बड़ा करीब से। जितनी पाकिस्तानी कौम के अंदर और ख़ासकर पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर इनकी हमारे बेटों में और बेटियों में जितनी सलाहियतें हैं, इसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता। इनको एक ठीक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान, सच्ची बात यह है कि एक रोशन चिराग की मानंद है, एक यानी खुशबू की मानंद है कि वो जहाँ भी जाते हैं रोशनी फैला सकते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं खुशबू ही फैलाते हैं। हमें इस बात की ज़रूरत है कि उनको एक सही डायरेक्शन दे दें, उनको एक करप्शन फ्री माहौल हम उनको दे दें और उनको इस तरफ गाइड कर दें कि वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री बना दें, बल्कि एक कायदाना रोल होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इस मकसद के लिए है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये नौजवान कौम है वो। और काशिफ साहब, आपका क्या, आपने अपनी कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम में हमने जमात इस्लामी की तारीख पर बात की, उम्मीद तासीस के हवाले से बात की और साथ साथ जो जमात इस्लामी का मुस्तकबिल है उसके हवाले से भी हमने बात की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे और शराज अहमद शराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।